Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is विकास. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से मैंने लिए हुए हैं और थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है. और वैसे तो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सभी ने कर ली होगी, एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 10 MCQs हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेस पे अभी भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं. तो हम थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन मिल सके आपको, जो लेसन या कोर्स नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे. सो आप मुझे पेपर 1 के लिए कर सकते हो, HRM मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए. अब यहाँ पे दो जो सब्जेक्ट हैं तो इनमें कॉमन सी कुछ यूनिट्स हैं, बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, OB, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इन सब के क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स वगैरह. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं. सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीरीज़ बनाई हुई है क्योंकि इससे पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. सो एन इम्पेरिसिस्ट बिलीव डैट, इम्पेरिसिस्ट क्या होता है, इम्पेरिसिज्म क्या होता है? एक अनुभववादी जिसके पास एक्सपीरियंस होता है. अगर हम रिसर्च के बेस पे लगाएं तब भी एक मीनिंग निकलता है, अगर हम नॉर्मल बेस पे लगाएं तब भी एक ही मीनिंग निकलता है. सो इन इम्पेरिसिस्ट बिलीव डैट, एक अनुभवशील व्यक्ति किस पे निर्भर होता है या किस पे बेस्ड होता है, वो क्या बिलीव करता है वो. तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे नेचुरल साइंस और सोशल साइंस रिसर्च. तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, सोशल साइंस रिसर्च और मेथड, ये दो ऑप्शन है, एक दूसरे से इंटरलेटेड है. अगर एक गलत होगा तो दोनों गलत होंगे. तो सबसे पहले हम नेचुरल साइंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ये देखो, नेचुरल साइंस इज ब्रांच ऑफ साइंस डैट डील विद फिजिकल वर्ल्ड. ओके, फिजिकल वर्ल्ड. नेचुरल साइंस डील करती है फिजिकल वर्ल्ड के साथ, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, अर्थ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें होती हैं. सोशल साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स, इसमें आ जाता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. अब चलते हैं एम्पेरिसिज्म की तरफ. एक थ्योरी है जिसका मतलब है कि नॉलेज कम्स ओनली या प्राइमरली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस. अब यहाँ पे सेंसरी क्या होता है? जो चीज़ आप फील करते हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हो. जैसे मैंने किसी से सुन लिया कि इतनी मेहनत करोगे इस एग्ज़ाम के लिए तो क्रैक हो जाएगा, तो ये था थ्योरी, मैंने सुना किसी से. अगर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस करूँगा कि सच में ऐसा होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड सेंसरी एक्सपीरियंस. ठीक है. सो इट इज़ वन ऑफ द सेवरल व्यू ऑफ एस्ट्रोमोलॉजी. तो ये इसी के पार्ट हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, रैशनलिज्म, स्केप्टिज्म. तो इपेस्टोमोलॉजी और स्केप्टिज्म ये दोनों ही एक दूसरे की ब्रांच हैं, हम ऐसा मान सकते हैं. नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं ये भी डिस्कस करूँगा आपको थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा ही इम्पेरिसिस्ट जो बिलीव करता है उसे पता होता है नेचुरल साइंस हमेशा डील करती है सोशल साइंस के साथ, या सोशल साइंस मेथड डील करती है नेचुरल साइंस के साथ. तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, कैन नॉट और शुड नॉट, दोनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे. सो नाउ थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू अवर सेंसरी परसेप्शंस. जो नॉलेज होती है हमेशा सेंसरी एक्सपीरियंस से आती है, सॉरी परसेप्शंस बोल दो. राइट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ बेस्ड ऑन, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किन पे बेस्ड होती है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ. एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जो कारण होते हैं, जो रीज़न होते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जिन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो इफ़ेक्टिव होते हैं, प्रभावित होने वाले. एक सूरज है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी जो किरणें आ रही हैं एक प्लांट पे पड़ रही हैं. ठीक है, सूरज की जो किरणें हैं वो एक प्लांट पे पड़ रही हैं. तो प्लांट क्या हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है, उसको इफेक्ट पड़ रहा है, वो चेंज हो रहा है. अगर थोड़ी बहुत पड़ती हैं तो वो ग्रो करेगा, ज़्यादा पड़ेंगी तो वो मुरझा जाएगा. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप है इनमें. सो एक्सपेरिमेंट करते हुए एक चीज़ होती है कि लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इक्वल डायरेक्शन में. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट पे, डिपेंडेंट को हम चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट को हम चेंज नहीं कर सकते. सो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल इसमें इंक्लूडेड होता है. मैनिपुलेशन क्या होता है? जिसमें हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसे, उसमें चेंजेस ला सकते हैं. सो ए और बी ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं. राइट आंसर इज़ सी. मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल स्टडी यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी डैश स्ट्रिक्टली अदेयर टू द साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन. इट इंक्लूड्स द हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है जो हर रिसर्च से पहले, हर काम से पहले आपके माइंड में होती है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तब भी हाइपोथेसिस होगी कि इतने बजे उठूँगा, इतने बजे पढ़ूँगा, इतने बजे एग्ज़ाम के लिए निकलूँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये काफ़ी सारे ब्रीफली में हम कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो बाकी के आप लेसन पे जा सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट इसमें रह गया हो। सो व्हाट इज़ द पोजीशन हेल्ड बाय पॉजिटिविस्ट? पॉजिटिविस्ट क्या होता है एक्चुअल में, वो देख लेते हैं। फॉर एज एक्योरिंग नॉलेज इज़ कंसर्न। ठीक है, पॉजिटिविटिज़म क्या होता है? एक फिलोसफिकल थ्योरी है जिसका मतलब है कि जेन्युइन नॉलेज गेन करना या जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करना। अब ये जेन्युइन नॉलेज कहाँ से आती है? प्राइमरली एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से, सेंसरी एक्सपीरियंस से, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो पॉजिटिविज्म देयरफॉर होल्ड दैट ऑल जेन्युइन नॉलेज इज़ पोस्टरेरी नॉलेज। अगर आपने यहाँ पे पोस्टरेरी दो तरह की नॉलेजेस हैं जो कि आपको केवीएस मदान की बुक में मिल जाएंगी। ग्रे वाली बुक में ये काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, फिलहाल हम पॉजिटिविज्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो अब ये पॉजिटिविज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें सोसाइटी आती है, फिजिकल वर्ल्ड आता है, ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू जर्नल लॉ। ठीक है, तो अब ये तो थी पॉजिटिविज्म की चीज़ें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होती, वो होती है मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजिकल। क्लेम कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय सेंस एक्सपीरियंसेस। ये दोनों ही सेंस एक्सपीरियंस से वेरीफाई नहीं किए जाते, ये आपने ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन में आया आपको। मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी। तो अब यहाँ पे राइट आंसर पे चलते हैं, क्या हो सकता है। अब इसका तो आपको पता चल गया कि जो एक पॉजिटिविस्ट होता है, पॉजिटिविज्म थ्योरी होती है, वो जेन्युइन नॉलेज, सेंसरी एक्सपीरियंस, प्राइमरली एक्सपीरियंस के साथ डील करती है। सो सिंपल, यहाँ पे आपने किसी भी ऑप्शन पे नहीं जाना, ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपको मिल जाए एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, इम्प्रिसिस्ट ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेंसरी परसेप्शंस, है ना। सो डैट इज़ राइट आंसर यहाँ पे बी है हमारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 आता है। द अप्रोच विच इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन। एक ऐसी अप्रोच जो इस अजम्पशन पे निर्भर है या बेस्ड है दैट सोशल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट। अब सोशल जो फिनोमेना होता है वो डील करता है इंटरप्रेटिज्म के साथ। अगर आपने इसको स्टडी किया हो, पॉजिटिविज्म मैंने बता दिया जो सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। इंटरप्रेटिज्म करता है सोशल फिनोमेना के साथ डील, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों लिए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का। सो राइट आंसर इज बी हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। एन ऑन्टोलॉजी क्वेश्चन इज यूजली अबाउट। सबसे पहले ऑन्टोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में क्या है। ऑन्टोलॉजी इज़ जनरली कंसीडर टू बी अ सब फील्ड ऑफ मेटाफिज़िक्स। ठीक है, ये मेटाफिज़िक्स की सब फील्ड्स हैं। ठीक है, मेटाफिज़िक्स हैज़ मैनी डेफिनेशंस। व्हाट इट मीन्स समथिंग लाइक द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। नेचर ऑफ रियलिटी आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो ये होगा कि अपना एक्सटर्नल रियलिटी, एक्सटर्नल एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रियलिटी वो चीज़ें जो हमारे आउटसाइड हो रही हैं, हमारी इनसाइड नहीं हो रही, आउटसाइड हो रही हैं, जिनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या आत्माएं होती हैं, क्या भगवान होता है, और भगवान के क्या क्या काम, मतलब किस तरह नेचुरलिटी, एक्सटर्नल नेचुरलिटी काम करती है। मैं एज ए एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। सो देयर इज़ एन ओवरलैप बिटवीन ऑटोलॉजिकल मेटाफिजिक्स। चलो मैं इसको ना एक चीज़ से क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ऑटोलॉजिकल में क्या होता है, ऑन्टोलॉजिकल में होता है व्हाट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। मेटाफिजिक्स में होता है कि क्वेश्चन कैसे है। नाउ ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है ताकि ये तीनों का आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ पे गॉड है, व्हाट रूल्स इफ़ एनी वन गॉड एक्शंस, एंड हाउ कैन वी नो वेदर शोल एग्जिस्ट। ठीक है, हाउ में आ जाता है एपिस्टोमोलॉजिकल, मतलब ये तीनों ही नॉलेज की एक ब्रांचेज हैं, सब कैटेगरीज हैं तीनों ही। तो यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा रह ही गया, मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हमारे यहाँ पर आएगा स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड अवर सेल्व्स एंड एक्सटर्नल रियलिटी, डायग्नोस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम। ये आपको भटकाने के लिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें इसका कोई काम नहीं है। यूज़ ऑफ क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज़ इन प्रोजेक्ट, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल रियलिटीज़ के बारे में बात की गई है। ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन जो यूजली डील करता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं रिसर्च के।
सबसे पहले तो रिसर्च के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिलेवेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वैलिड होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी की डिस्कस कर लेते हैं। इम्पेरिकल रिसर्च होती है, सबको पता ही है, जो ऑब्जर्वेशन पे काम करती है। लॉजिकल, जिसका प्रोसीजर वैलिड हो। साइक्लिकल, जो कि प्रॉब्लम से स्टार्ट हो, एंड विद द प्रॉब्लम। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी एट ऑल। ठीक है। क्रिटिकल, जो कि एक्यूरेसी के साथ की जाए। रिसर्च एग्जिट केयरफुली। ओके। मैथोलॉजिकल, मेथड्स के साथ की जाए ताकि जल्दी उसमें टाइम सेविंग हो, प्रोसीजर अच्छा हो और इजी हो, है ना। रिप्लाईकेबिलिटी, जो रिसर्च सेम सैंपल लिया जाए और सेम सैंपल पे रिसर्च की जाए, सेम उसका रिजल्ट हमें फाउंड हो। ठीक है। की हुई रिसर्च के ऊपर रिसर्च करना, सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियज एंड परसिस्ट स्पेशलिस्ट रेदर दैन ऑलवेज, रिसर्च स्पेशलिस्ट होती है रेदर दैन जनरल, मतलब रिलेवेंट होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। ऑब्जेक्टिव इज़ द मेन पार्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे निकलता है नॉट वर्सटाइल इन हीज इंटरेस्ट एंड इवन हिज नेटिव एबिलिटीज़। ठीक है। इंटरेस्ट के बिना कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्ट भी है जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेट लेके आता है, ताकि आप अपनी रिसर्च को अच्छे से कंप्लीट कर सको विद इन टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे, एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसीडर वाइल डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज़। एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल इशू टू कंसीडर वाइल डिजाइनिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज़। ठीक है। सो कौन कौन सा प्रैक्टिकल इशू कंसीडर किया जाता है जो इम्पॉर्टेंट है जब हम रिसर्च डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट। रिसर्च डिज़ाइनिंग में होता क्या एक्चुअल में, कि कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है, कैसे रिसर्च करना है, डेटा कलेक्शन कैसे करना है, सर्वे करना है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एन इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव, एड नॉलेज ऑफ रिसर्चर ओनली, या अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। सो थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड एंड टेक्निक चूजन बाय रिसर्चर। द डिज़ाइन अलाउ रिसर्चर टू on a research method that is suitable for the subject matter and set up their studies of for success। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली बात करें, इसमें तीन मेन कुछ जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो होता है, सबसे पहले तो डेटा को कलेक्ट करना, उसको मेज़रमेंट करना और फिर एनालिसिस करना। बस ये तीन डिज़ाइन होते हैं आपके। बाकी इसमें आप मेथड का क्या यूज़ करते हो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं थोड़े, ताकि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, है ना, थोड़ा सा डिज़ाइन कैसे होगा इसका। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है कि एक टाइम बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च में। अदर सोर्सेज इन्होंने वैसे यहाँ पे ऐड कर दिया टाइम बॉन्ड, जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन इंडिकेट करता है वो टाइम बॉन्ड है। टाइम, जब भी आप रिसर्च डिज़ाइन करते हो तो उसमें टाइम बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट 6 मंथ के अंदर देनी है तो आपको उसे 6 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, और 6 मंथ होने भी चाहिए आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन नंबर, द टू मेन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च आर। दो अप्रोचेस कौन सी हैं मेन अप्रोचेस? अब देखो अप्रोचेस तो सारी होती हैं, लेकिन मेन अप्रोचेस इन्होंने पूछा हुआ है यहाँ पे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस है, डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालिसिस करना, सर्वे, क्वेश्चनरी, सैम्पलिंग डाटा। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक ऐसी अप्रोचेस है जिनके बिना रिसर्च इम्पॉसिबल है। जब आप डेटा ही कलेक्ट नहीं करोगे, चाहे क्वान्टिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, तो वो रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। सो दो मेन अप्रोचेस इसकी यही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, आ रिसर्चर डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल। अब इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज बोले, एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी से स्पेलिंग किस बेस पे सीखते हैं। तो एक एग्जांपल आपको दूंगा कि मान लो आ, एक बाइक है। अगर हम एक बाइक बच्चे को बताते हैं कि भाई ये एक बाइक है और ये कैसी होती है, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसके ये काम होते हैं और ये ऐसे चलती है। और अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन से बताएंगे कि ये इसमें फ़ीचर हैं तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम अच्छे से किसी को समझाना चाहते हैं कोई वर्ड, तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके काम बताने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल नाइफ़ हो गया, हम उसे बताएंगे वेजिटेबल काट सकते हैं, फ्रूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सप्लेन करना बहुत ईजी रहता है। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, चीज़ को आसानी से समझ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक थ्योरी थी, इंडक्टिव डिडक्टिव वाला सीन था जहाँ पे। तो इंडक्टिव में क्या था कि न्यूटन की थ्योरी ली गई थी। एप्पल गिरता है, वो देखता है उसे कि क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, जांच पड़ताल शुरू होती है। तो मीन्स कहने का मतलब कि एक्सप्लेनेशन तो इंडक्टिव आपके उसी टाइम दिमाग में आ जाता है जब हम न्यूटन बोलते हैं। ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 40, क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरह की होती है? पहला ऑप्शन ही कट है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि विदाउट मतलब स्पेसिफिक पर्पस के बिना होती है? स्पेसिफिक पर्पस तो कोई ना कोई होगा ही रिसर्च में अगर हम कर रहे हैं। सो primarily concerned with depth exploitation of phenomena, deal with the collection and analysis of numerical data। तो ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ के बाद क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में नहीं आता। सो राइट आंसर इज़ बी, जिसमें हमें डेप्थ में स्टडी करनी पड़ती है। अगर हम किसी बुक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कैसे एक बुक लिखी जा सकती है और किसी पुराने बेस पे लिखी जा सकती है, किसी पुराने टॉपिक पे, तो हम क्या करेंगे? हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, गहराई से उनको समझेंगे, ताकि हम आने वाले समय में अच्छा कुछ प्रोवाइड कर सकें रिसर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। और 40 क्वेश्चन रिसर्च के कंप्लीट हो चुके हैं, 40-50 क्वेश्चन मैनेजर इकोनॉमिक्स के हो चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हो चुके हैं। तो बाकी जो नोट्स वगैरह हैं उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या वहाँ पे मैंने पेज के लिंक दिए होते हैं हर वीडियो के नीचे। मेरा पेज ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक का, फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।